स्वागत है आप सब लोगों का फिर से एक बार हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, टारगेट गुरुकुल पे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि कल की ही डेट में 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं यूट्यूब चैनल पे। तो मैंने भी सोचा कि थोड़ा सा प्रमोशन तो मेरा भी बनता है, तो स्मॉल स्क्रीन से बिग स्क्रीन पे स्विच कर लिया। फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ आपको एमकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कराने के लिए। और जैसे कि पहले वाले 2 लेक्चर्स मेरे डिलीवर हो चुके हैं आपको, अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो जाओ जा कर के विज़िट करो, जिसमें कि मैंने बताया था कि MCQ पे किस तरीके से आप ग्रिप बना सकते हैं। हालांकि जब आपको बता रही थी तो मैंने बहुत सारी अनगिनत बातें आपको ये भी बताई थी कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। 1-2 क्वेश्चन में आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी दे दी थी। तो आपने अभी क्या करना है, सिंपली ये देखना है कि जब भी आप पढ़ाई करो तो आपके MCQ पे ग्रिप बन पा रही है या नहीं ग्रिप बन पा रही है। तो उसी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है MCQ की प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपने MCQ की प्रैक्टिस कर ली है तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज रीडिंग कैपेसिटी बढ़ा लेना और रीडिंग एबिलिटी बढ़ा लेना ये अपने आप में ही एक नायाब बात होती है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हम लोग लास्ट टाइम में कर रहे थे उसी के आगे ही क्वेश्चंस करते हैं। अभी आज वाले क्वेश्चन आपको लगेगा कि मैम 12th क्लास के स्टैंडर्ड से क्वेश्चन उठा के लाइए, बट माय डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि आपका MCOM का सिलेबस जो है वो BCOM के सिलेबस से आता है और ये सारा आपका BCOM का पार्ट है। तो आप ये मत सोचो कि बहुत ज़्यादा ईजी मिल रहा है, हाँ आपको डिफ़िकल्ट भी मिलेगा, आते जाओ। पहले ईजी से स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम ओके सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम कराना चाहते हैं फॉर द, अब ये कौन सा है चैप्टर का नाम, नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। ठीक, फर्स्ट पढ़ते हैं। अब यहाँ पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइनिंग अकाउंटिंग। बेस्ट डिफाइनिंग अकाउंटिंग क्या है, अब हर एक ऑप्शन आप पढ़ लो, फिर आपको पता चल जाएगा ऑप्शन में कौन सा राइट है। ये एक नॉर्मल अप्रोच है फॉर द आंसरिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन अकाउंटिंग, कौन से पहलू से आप अकाउंटिंग को बेस्ट तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। सिंपल, द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग मनी। ठीक है, अब आपका एक प्रोसेस है, उससे मनी कलेक्शन करना है आपको। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको मनी कलेक्ट करना है तो आप एक साहूकार बन जाइए, फिर आपको अकाउंटिंग की क्या ज़रूरत है। नेक्स्ट है द सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ फिनेंशियल ट्रांजेक्शन, या दिस मेक सेंस। हाँ, द सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग फाइनेंस। अब देखो मैंने बताया था कि जब आप अकाउंटिंग करते हो तो अकाउंटिंग में क्या जर्नल करते हैं, और जर्नल विच इज नोन एज की रिकॉर्डिंग करते हैं, ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, बिकॉज ह्यूमन की बहुत ज़्यादा स्मरण शक्ति नहीं है, उस वजह से हमें रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। आई गिव यू वन एग्जाम्पल। मान लो मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, आप कॉपी पेन लेकर के नहीं बैठो, एप्लीकेशन पे भी क्लास नहीं करना है, आ गए फटाफट मैम से कह रहे हैं कि मैम आप एक मैराथन ले लो और मैराथन में मुझे पढ़ा देना। मैम आपको मैराथन में पढ़ा देंगी, येस डेफिनेटली, आई एम हियर विद यू। बट मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी, क्या एक दिन में आप अपना पूरा का पूरा सिलेबस को रट सकते हो? तो आंसर इज़ नो। आप कहोगे मैम हमारी स्मरण शक्ति इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम एक ही बार में चीज़ों को रट पाएँ, दैट इज़ वाई आप चीज़ों को भूलने लगोगे, राइट। तो यहाँ पे जर्नल जब हम बनाते हैं तो हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। और इसी के पहले मैंने आपको ये भी बताया था, बहुत लंबा सेशन लिया था, अभी यूट्यूब पे शायद अवेलेबल भी हो। मैंने बताया था कि इवेंट्स को और ट्रांजैक्शन को, ठीक है, आपको डिफाइन करना आना चाहिए। इवेंट और ट्रांजैक्शन क्या है? इवेंट का मतलब ये है कि यहाँ पे एक कोई इवेंट अकर हो रहा है, जैसे बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करना या फिर किसी पार्टनरशिप में कैपिटल का इंट्रोड्यूस करना, तो ये चीज़ आपकी इवेंट कहलाती है। ट्रांजैक्शन मीन्स होता है, ट्रांजैक्शन में आप ओवरऑल जो भी सेल परचेज हो रहे हैं, बिल्स पेबल्स हो रहे हैं, उन सबको रिकॉर्ड करते हैं। आई गिव यू वन एग्जांपल अबाउट दिस। मान लो कि अगर आपको GST फाइलिंग कराना है, GST फाइलिंग रेगुलर एक्टिविटी है, इसके लिए मैं आपको बोलूँगी आपकी B2B की सेल और B2C की सेल एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। रेगुलर ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड करोगे और फिर उसके बाद में
वो रिकॉर्डिंग कहाँ जाएगी, जर्नल में जाएगी। जब वो जर्नल में जाएगी तो वो ट्रांजैक्शन होगी, बट इवेंट अकर एट अ वंस इन अ बिजनेस, राइट। आपका जो जैसे कि मान लो आपने कहीं बहुत बड़ी जगह इन्वेस्ट करा इन्वेस्टमेंट के टाइम पे, तो वहाँ पे वो चीज़ें हैपनिंग हो जाती हैं जिसमें हम इवेंट बोलते हैं। इवेंट दोनों तरीके से हो सकते हैं, मे बी बहुत नॉर्मल सी एक्टिविटी हो, मे बी इट इज़ ऑफ नॉर्मल एक्टिविटी हो, या फिर बहुत ज़्यादा स्पेशल एक्टिविटी हो, राइट। तो ये सारी चीज़ें हो गई। होप यहाँ पे आपको क्लियर हो गया और आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। द आर्ट ऑफ मेकिंग मनी, अगर आपको ये दिस मेक सेंस ना, नो ना, आर्ट ऑफ मेकिंग मनी का क्या मतलब है, हमें एक आर्ट आ रही है कि हम मेकिंग मनी कर सकते हैं, तो भैया ये काम तो सिर्फ और सिर्फ RBI के पास में है कि वो ऐसा काम कर सकती है, राइट। तो अभी बैलेंस चेकबुक, तो ये यस दिस इज एन फंक्शन, बट यहाँ पे ये चीज़ नहीं आएगी, राइट। तो ये इसका ऑप्शन डी नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके चलो पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। अकाउंटिंग इज कंसीडर्ड एज एग्जैक्ट साइंस, सोशल साइंस, फिजिकल साइंस एंड नन ऑफ दी अबव। तो सब लोग जानते हैं इट इज़ अ सोशल साइंस, बिकॉज हमारे पास में जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग दे रखा है उसके अकॉर्डिंग होगा, अदरवाइज अकाउंटिंग इज आर्ट एंड साइंस बोथ, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राइमरी पर्पस अकाउंटिंग का क्या है, प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन हमको चाहिए क्यों, इंफॉर्मेशन हमें चाहिए इस वजह से क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे यूज़र्स होते हैं हमारे पास में। बिजनेस में अगर यूज़र्स ही नहीं होंगे तो हमें अकाउंटिंग बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा क्यों मैं कह रही हूँ मैम, आप ऐसा क्यों कह रही हैं मैम? ऐसा इसलिए बोल रही हैं क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए, स्टेक होल्डर्स को अपना स्टेक चाहिए, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड चाहिए, डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट चाहिए, और एंजल्स इन्वेस्टर्स को चाहिए कि आपने कितनी ग्रोथ करी ओवरऑल, जॉइंट वेंचर्स को चाहिए रिगार्डिंग कि आप क्या कर रहे हो, आप कौन से प्लान्स पे अपना मनी इंट्रोड्यूस कर रहे हो, राइट। तो ये सारी चीज़ें चाहिए, ये सारी हमारे यूज़र्स होते हैं। यूज़र कैन बी टू टाइप्स ऑफ, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल यूज़र्स वो होते हैं जिनको अगर आप अपना स्टेटमेंट कहो कि सर हम आपको अपना इन्वेस्टमेंट 2 दिन बाद दे दें तो ये मान जाएंगे, बट एक्सटर्नल वाले नहीं मानेंगे। तो एक्सटर्नल वाले यूज़र्स कौन से हो सकते हैं? गवर्नमेंट जो होती है वो एक्सटर्नल। कैसे? मान लो आपके इनकम टैक्स का लास्ट डेट है। अब अगर इनकम टैक्स का लास्ट डेट कहा जाए तो इनकम टैक्स का लास्ट डेट क्या हो सकता है? इंडिविजुअल और HUF के लिए, इंडिविजुअल HUF के लिए जो लास्ट डेट है वो अभी आने वाली है 30 ऑफ जून, ठीक है, 30 ऑफ जून आने वाली है। यस, मेरे क्लाइंट्स का भी मुझे इनकम टैक्स भरना है, आप लोग मुझे अच्छे से याद दिला देना कि मैम आपको इनकम टैक्स भरना है, राइट। तो इंडिविजुअल और HUF का 30 जून का लास्ट डेट है। अब बिजनेस का अगर हम देखा जाए तो कंपनीज जो होते हैं वो अलग अलग तरीके की जो कंपनीज होती हैं उनका 30 सितंबर हो जाएगा। फिर उसके बाद में जो आपके बिजनेस रिलेटेड है, लाइक जिनका ITR 3 और 4 जाता है वो भी 30 जून तक चला जाएगा। और जो आपका बिजनेस रिलेटेड जाता है जिनका कि ऑडिट होना होता है वो 30 सितंबर तक ही जाएगा, राइट। तो आपकी ये सारी चीज़ें होंगी, ये एक्सटर्नल है, इनकी डेट डिफाइन है और ये लोगों को आपको आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना पड़ेगा। अब यहाँ पे कौन लोग आते हैं? शेयर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर्स, कस्टमर, ठीक है, यहाँ पे कस्टमर को या कंज्यूमर, ठीक है। फिर उसके बाद में आपके सोशल सोशल पीपल्स भी आ जाते हैं कभी कभी, बिकॉज CSR एक्टिविटी के वजह से। तो ये लोग होते हैं और इसके अलावा हमारे BOD भी आ जाएंगे, ठीक है।
BOD आ जाएंगे और MD भी आ जाएंगे। अब मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया, बताओ इनमें से 3 से 4 क्वेश्चंस निकल रहे हैं नहीं निकल रहे हैं? यस मैम, इसमें से 3 से 4 क्वेश्चंस निकल रहे हैं। कैसे? यूजर्स कैन बी 2 टाइप्स ऑफ, इंटरनल एक्सटर्नल, राइट? फिर इंटरनल की क्लासिफिकेशन, फिर एक्सटर्नल की क्लासिफिकेशन। एक इनकम टैक्स का MCQ निकला, इंडिविजुअल की लास्ट डेट बताओ। ITRs के जो भी वो निकले, MCQs निकले इसमें। तो एक कॉन्सेप्ट से इतने सारे MCQs निकल आए। अब इन्होंने बोला है कि प्राइमरी पर्पस क्या है? प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन किसको चाहिए? यूजर्स को चाहिए। एक चीज से लिंकेज बनाया और देखो ये है ब्यूटी यहाँ की कि आपको एक कॉन्सेप्ट से लगा करके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट बताए गए, राइट? बहुत सारे आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे, बट वो वहाँ पे आपको इस स्टेप से और इस स्टाइल में नहीं बता पाएंगे। तो अगर आपको ऐसा लगता है दिस मेक सेंस, तो आप लोग पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज आपका एग्ज़ाम नज़दीक है। और जब यहाँ के टीचर्स इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी मेहनत करनी चाहिए, बिकॉज अगर आपकी अल्टीमेट सक्सेस होगी तो हमारी भी सक्सेस होगी, राइट? तो ये बात है। ओके, स्कोप ऑफ अकाउंटिंग में क्या स्कोप है? तो पहली चीज़ तो ये है, स्कोप कहाँ कहाँ है। तो आप कहोगे कि मैम हमने स्कोप ऐसे नहीं पढ़ा था, हमने कुछ ऐसे पढ़ा था स्कोप को। इकोनॉमिक्स में भी अकाउंटिंग इस्तेमाल होती है, मैथ्स में भी होती है, समटाइम्स बिजनेस में होती है, स्टैट्स में होती है, HRA में होती है। यही तो पढ़ा है, यही तो पढ़ के आए। अब इन्होंने बोला स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है? तो इन्होंने बोला ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना और स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर लेना, राइट? तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। विच ऑफ द नॉट टिपिकल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, पूछ रहा है कि आपके कौन से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर नहीं है। इन्वेस्टर्स होते हैं, बिकॉज इन्वेस्टर्स को क्या मिलना होता है? या तो डिविडेंड मिलना होगा या तो इंटरेस्ट मिलना होगा। डिवेंचर है तो इंटरेस्ट मिलेगा, शेयर है तो डिविडेंड मिलेगा, ठीक है? क्रेडिटर्स, उनको भी अपना पैसा लेना होता है, और क्रेडिटर्स किस में लिए जाएंगे? आपके शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स में लिए जाएंगे। मैनेजमेंट को भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज होता है, बिकॉज उनको डिसीजन लेना होता है। और कस्टमर, हाँ, कस्टमर को देखा जाए तो वो एक्सटर्नल यूजर हो सकता है, क्योंकि अगर मान लो उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज से हमारे यहाँ पे अगर इन्वेस्ट करा है तो फिर वो इसके लिए लायबल है कि हाँ उनको दिया जाए हमारा स्टेटमेंट। अदरवाइज उनको नहीं भी मिलेगा तो भी चल जाएगा, अखबार की सुर्खियाँ पढ़ के ही काम हो जाएगा। ओके, परफेक्ट। ओके, तो अप्रॉक्स मुझे अभी करीबन नहीं तो 7 मिनट हो गए, और 7 मिनट में मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट को समझा पाऊँ, ठीक है? अभी आपको अगर स्क्रीन नहीं दिख रही है तो या आप मुझे कमेंट सेक्शन से या फिर अलग तरीके से बता सकते हैं, बट मेरे ख्याल से सब चीज़ें परफेक्ट है। ओके ओके, क्वेश्चन लिखा है द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट assumes business will continue go foreseeable future। इसको ऐसे बोलती हूँ मैं, बिजनेस चिरंजीवी काल तक चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। अब ये जब चिरंजीवी काल तक चलता रहेगा, चिरायु तक चलता रहेगा, उसको बोलते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आने का कोई चांस नहीं होता है। अब मैं आपको ये क्वेश्चन बता करके आपका टाइम वेस्ट कर रही हूँ क्या? नो, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ। दरअसल मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो एक जो ये क्वेश्चंस होते हैं, इनके आप लोग आंसर अगर ये आ जाते हैं तो गलत करके आते हो। होता ये है कि आप जब पढ़ते हो और आपने ठीक तरीके से नहीं समझा तो वो आंसर गलत हो जाता है, और इजी सा क्वेश्चन आया हुआ आपका गलत हो जाता है। दैट इज़ वाई मैं आपको ये चीज़ पढ़ा रही हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आप लाइक कर रहे हो, तो रियलिटी में उसको लाइक कर दिया करो।
Okay. Which conventions emphasize the importance of providing complete, accurate information in financial statement? ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि जो है आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, मतलब जो चीज़ जैसी है वैसे का वैसा ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बता दो। ऐसा कहाँ पे बताया गया है? ऐसा बताया गया है फुल डिस्क्लोजर में। क्यों? क्योंकि ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से। अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है? लेस चांस। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता, बट फुल डिस्क्लोजर, अकाउंटिंग फॉर डिस्क्लोजर, ये इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछ सकते हैं आपसे। एक कॉन्सेप्ट को पूछ सकते हैं, कार्व इन एंड कार्व आउट। ये क्या है ये समझ लेते हैं। थोड़ा न्यू कॉन्सेप्ट है। मैंने जो आपकी एमकॉम की क्लासेस, अभी एमकॉम एंट्रेंस की क्लासेस चल रही हैं एप्लीकेशन पे, उस वहाँ पे इसको अच्छे से समझाया है। कार्व इन और कार्व आउट क्या चीज़ है। आप इसको ऐसे समझ लो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी आई थी। अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी का क्या काम था कि हम एक ऐसा पोर्शन लेकर के आए यहाँ पे कि वहाँ पे पॉलिसी हो सबके लिए सेम हो, सिमिलर टाइप की हो। दैट इज़ वाई ये कॉन्सेप्ट आने वाला था। तो जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया ना, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बाद में कुछ एक कॉन्सेप्ट आए जो कि IFRS के आए, ठीक है। और हमारा भारत कह रहा था कि इंटरनेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग स्टेटमेंट को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इस एकदम से एज इट इज़ नहीं लेंगे। तो जो चीज़ें इन द एएस ने एज इट इज़ ले ली, अगेन आई एम रिपीटिंग, जो चीज़ें, जो पॉलिसीज IFRS की इन द एएस ने डायरेक्टली ले ली उनको हम बोलते हैं कार्व इन, और जो कॉन्सेप्ट उन्होंने एकदम से नहीं लिए और उसमें कुछ बदलाव किए उनको हम बोलते हैं कार्व आउट, राइट। अब आपको इसका कॉन्सेप्ट अलग अलग तरीके से अलग अलग टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन अगर आप मोटे तौर पे समझो तो कार्व इन का मतलब IFRS की चीज़ें इन द एएस में एकदम एज इट इज़ ले आना। कार्व आउट का मतलब ये समझो IFRS की चीज़ें में कुछ बदलाव करके इन द एएस को बनाना। तो ये हो गया। इसके ऊपर MCQ आते हैं। यस मैम, इसके ऊपर MCQ आ सकते हैं। नया कॉन्सेप्ट है और आप लोगों ने अभी तक नहीं सीखा है, ठीक है। इनफैक्ट जब आप लोग MCOM में भी जाते हो ना, तो जब आप अपने टीचर से खुद मतलब पूछोगे कि मैम ये कॉन्सेप्ट क्या है, आप पूछ के देखना, तो भी वो नहीं बता पाएंगी। ऐसा नहीं कि उन्हें मालूम नहीं है, लेकिन कार्व इन और कार्व आउट में थोड़ा सा बहुत मिनिमम सा डिफरेंस है। इस वजह से इन सारी चीज़ों को बता पाना मुश्किल हो जाता है। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। द अकाउंटिंग इक्वेशन असेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी, सही लिखा है, इज बेस्ड ऑन कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है। जब मेरे एप्लीकेशंस पे स्टूडेंट्स ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तो मैंने उनको कुछ इस तरीके से ट्रिक से समझाया था। बिजनेस चल रहा है, बिजनेस में ओनर अलग और कैपिटल अलग, अगेन ऐसे पढ़ाते हैं। बिजनेस में ओनर अलग, कैपिटल अलग, ओनर अलग, कैपिटल अलग। अगर कभी भी कैपिटल, अगर इसमें कभी भी ऐसा हो जाए कि लोन हो जाए या फिर ओनर जो है इंसॉल्वेंट हो जाए, तो वहाँ पे ओनर को अपनी पर्सनल असेट से कुछ भी बेच करके लोन को जमा नहीं करना पड़ेगा, वो अपनी कैपिटल तक ही सीमित रहेगा फॉर द पेमेंट ऑफ लोन। तो इंसॉल्वेंट ओनर के नाम से नहीं होगा, इंसॉल्वेंट बिजनेस के नाम से होगा। फर्स्ट थिंग क्लियर होनी चाहिए। बिजनेस में ओनर अलग, कैपिटल अलग। जब कैपिटल अलग होती है तो ओनर जब भी कैपिटल लगाता है, जैसे एक कॉन्सेप्ट बता रहे, मान लो मैंने बिजनेस स्टार्ट करा और मैंने कैपिटल लगाई, तो कैपिटल लगाने की एंट्री क्या होगी, फटाफट आप लोग बताइए। कैश इन कर लेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। अब कैश से पैसा देता कौन है, सब बैंक से देते हैं।
सब बैंक से देते, तो एक काम करो, यहाँ पे बैंक लिख लो, बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट लिखा, टू कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट ना लिख, कैपिटल अकाउंट यहाँ पे मान लो मैंने लिख लिया, ठीक है, और बिजनेस का जो भी नाम है वो भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना नाम ना लिख के कैपिटल लिखा, क्यों? बिजनेस में ओनर अलग है, कैपिटल अलग है, सिंपल। ओके, अप्रॉक्स 15 मिनट हो गए और हम लोग ने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ओके, लिखा है एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज करी गई हैं उसी साल में रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसको कुछ इस तरीके से बोलते हैं कि एक्सपेंसेस आपकी उतनी ही हो, इसको वो वाला कौन सा सुना होगा ना आपने कि आप उतना ही खर्चा करो जितनी आपकी इनकम हो। और एक अच्छी सी कहावत अगर मैं कहूँ, चादर जितनी बड़ी होगी उतने ही पाँव फैलाओ, वो वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक। एक्सपेंसेस आपकी मैच होनी चाहिए फॉर द रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू आपकी कितनी है उस हिसाब से आपकी एक्सपेंसेस कितनी है, ये कॉन्सेप्ट आपका बताता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स आप जानते ही हैं, मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि डिटेल में स्टडी कर चुके हैं हम एप्लीकेशन पे। आप एप्लीकेशन पे जाओगे तो आपको इसका बहुत एक बड़ा लेक्चर मिलेगा, जो कि मैंने बहुत अच्छे से कराया हुआ है। When choosing between two accounting methods, आपको दो अकाउंटिंग मेथड्स में एक चूज करना है, और कन्वेंशन ऑफ प्रिफर अ मेथड दैट अवॉइड्स ओवर स्टेटिंग प्रॉफिट और असेट। तो उस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? इन्होंने लिख रखा है अवॉइड करना है प्रॉफिट को, ठीक, अवॉइड करना है प्रॉफिट को। जब आप प्रॉफिट को अवॉइड करते हो तो इसको बोलते हैं रूढ़िवादिता प्रथा। मैं लिख दूं यहाँ पे, ठीक। रूढ़िवादिता प्रथा ये कहती है कि ये एकदम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट से मैचिंग होती है, और रूढ़िवादिता का मतलब ये है कि आपके जितने भी प्रॉफिट हैं उनको कंसीडर नहीं करने का, लॉस को कंसीडर करने का। ओके, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मैं कैपिटल एंड रेवेन्यू का आपको फुल चैप्टर पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, तभी मैं आपको ये चैप्टर फुल बताऊंगी, राइट। अदरवाइज अगर आप इसके MCQ सॉल्व कर अगर आपसे हो रहे हैं तो इट इज़ वेल एंड गुड, मुझे फिर आपको ये एप्लीकेशन के अलावा दोबारा से यूट्यूब पे नहीं बताना पड़ेगा, या फिर आप वहाँ से भी विजिट कर सकते हो। हमारे एप्लीकेशन पे ऑलरेडी फुल ये कोर्स मौजूद है, और जो भी न्यू क्लासेस ऐड होती हैं वो भी ऐड होती है, और जो ये वाली PDF है ये ऑलरेडी ऐड हो चुकी है, राइट। तो यहाँ पे लिखा है कैपिटल एंड रेवेन्यू के आइटम से रिलेटेड है। यहाँ पे लिखा है मोस्ट लाइकली कंसीडर एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए आप कंसीडर क्या करोगे? पहले तो समझ लो कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्या। मैं आपको बताऊं, जो खर्चे आपके कैपिटल को बढ़ाने के लिए होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। जो खर्चे आपकी रेवेन्यू को बढ़ाते हैं वो आपके कहलाते हैं रिलेटेड विद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब शायद आप आंसर कर पाओ बिकॉज ये 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है रेंट दिया है, रेंट ऑपरेशनल एक्टिविटी है, रेवेन्यू से जुड़ गई। परचेज न्यू कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है? फिक्स्ड असेट है, और फिक्स्ड असेट जब असेट हम लिखते हैं तो असेट को हम किस में? कैपिटल में डिफाइन करते हैं कि हमारे पास में एक पूंजी के तौर पे असेट आ गई है, यही तो बोलते हैं ना। तो ये कंप्यूटर हो गया। कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग ब्रोशर और मार्केटिंग कैंपेन,
ठीक है, मार्केटिंग कैंपेन करने के लिए इन्होंने प्रिंटिंग ब्रोशर लिया है, तो ये भी रेवेन्यू को बढ़ाएगा, बिकॉज मार्केटिंग कैंपेन रिलेटेड विद एक्टिविटी ऑफ प्रमोशनल एक्टिविटी, और प्रमोशन सेल से ऐड हो जाएगा। पेमेंट फॉर इलेक्ट्रिसिटी यूज प्रोडक्शन प्रोसेस, वो तो रेगुलर एक्टिविटी हो गई, तो आंसर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ें। द कॉस्ट ऑफ मेजर ओवरहाउल, ओके ओके ठीक करेंगे इसको, ये टाइपिंग मिस्टेक है मेरी। ओवरहेड ऑन फैक्ट्री मशीन वुड बी क्लासिफाई, ऑप्शन पढ़ेंगे और जवाब देंगे फटाफट, कमेंट सेक्शन में देंगे, बिकॉज इसका आंसर वैसे भी पहले से ही हाईलाइट है, आप रीजन भी बताएंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और ना तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। ओवरहेड करा है, ओवरहेड रिलेटेड विद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो रिलेटेड विद किससे, फैक्ट्री मशीन खरीदी है ना, बस इसको फोकस कर लो और कैपिटल एक्सपेंडिचर पे टिक कर दो आंखें बंद करके, ओके। तो अभी तक हमको 17 मिनट हुए हैं और हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए। मैम आप बार बार टाइम स्टैम्प क्यों बता रही हैं हमें? मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आप कम से कम समय में कितने सारे क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं, बट अगर आपने एप्लीकेशन के जो भी लेक्चर्स थे और आपने जो भी रेगुलर क्लासेस ऑनगोइंग थी उनको नहीं देखा है, तो आप डिफ़िकल्टी फेस करोगे। उस डिफ़िकल्टी को फेस ना करो आप, तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हो, जो ये वीडियो टेलीकास्ट होगी जब भी, तो आप इसको क्या करना, वीडियो को स्लो डाउन करके देखना या फिर डबल टाइम देखना, थ्राइस देखना, ठीक है। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपके पास में मौका है अच्छे से एमसीक्यूज़ पढ़ लेने का, और ये एमसीक्यूज़ वो हैं जो कि एक्सपेक्टेड हैं, आ सकते हैं, और इवन जो कि पुराने स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी इस समय एमकॉम कर रहे हैं, उन्होंने बताया है कि हाँ ये वाले क्वेश्चंस मैम आए थे, तो उसके अकॉर्डिंगली ये पेपर तैयार करा गया है, तो आप इसके ऊपर आंखें बंद करके भरोसा भी कर सकते हैं। ओके ये क्वेश्चन सिमिलर है जो मैंने आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला पहले करा रहे थे, एकदम सिमिलर है, एकदम सिमिलर है, ठीक है। तो इसके ऊपर नहीं आएंगे अब। ये एप्लीकेशन जब आपको एप्लीकेशन पे जब ये पीडीएफ वहाँ पे लॉन्च हो जाएगी तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, बिकॉज हर एक एमसीक्यू के नीचे एक्सप्लेनेशन मेंशन है, राइट। अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। हायर परचेज, या देखो हायर परचेज का सिंपल सा मीनिंग समझ लो। हायर परचेज क्या है? हायर परचेज का मतलब ये है कि अगर आप कभी भी सामान खरीदते हैं तो एक मुश्त खरीदते हैं या फिर आप इंस्टॉलमेंट में खरीदते हैं, बट हायर परचेज का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब तक आपने एक स्केल बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझको मान लो कि मुझे एक मनीष मल्होत्रा का डिज़ाइन करा हुआ लहंगा चाहिए, ठीक। अब मनीष मल्होत्रा जी कह रहे हैं कि ये लहंगा मुस्कान मैं तुमको नहीं दे सकता बिकॉज इसकी कीमत 15 लाख रुपए है और मुझे वो पहनना है किसी भी कीमत पे, तो मैं क्या करूँगी, वो मनीष मल्होत्रा जी का जो लहंगा है कहूँगी प्लीज़ मुझे हायर परचेज पे दे दीजिए। तो मनीष मल्होत्रा को तो पता नहीं है कि ये हायर परचेज क्या होता है, तो मैं उन्हें कहूँगी आप मुझे लहंगा इस्तेमाल करने के लिए दे दीजिए और मैं आपको
15 लाख कुछ ज़्यादा हो गया ना, मेरी तो इतनी वर्थ भी नहीं है, 1,50,000 लिख लेते हैं। 1,50,000 का मनीष मल्होत्रा का मुझे लहंगा चाहिए, उसकी कीमत है। उन्होंने मुझे लहंगा दे दिया और मैंने उसको पहन लिया। मैंने पहली किस्त उनकी अदा करी है 50,000 रुपये, और अगली 5 किस्तों में मैंने उनको दे दिया 20-20 हज़ार रुपये। वो अदा हो गई किस्त। तो जब मैंने उनको आखिरी किस्त दी है 20,000 की, तो उन्होंने कहा कॉन्ग्रेचुलेशन मुस्कान, ये लहंगा तुम्हारा हो गया, अब मैं वो इस्तेमाल कर सकती हूँ। ठीक है, तो हायर परचेज का कॉन्सेप्ट कहता है आखिरी किस्त जब तक आपने जमा नहीं करी है तब तक वो ये माना जाएगा कि आपका हायर परचेज डन नहीं हुआ है, इस वजह से। और इसमें एक एग्रीमेंट बनता है जिसको कि हम बोलते हैं हायर परचेज एग्रीमेंट, जिसमें कि एक वेंडर होता है और एक सेलर होता है। ठीक, होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, लिखा हुआ है कि compared to typical loan, interest rate on hire purchase agreement is generally known as higher due to delay ownership transfer। इस वजह से हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जो कि आपको समझना पड़ेगा। जब भी आप किस्तों में पैसा जमा करते हो तो वो ज़्यादा हो जाता है कंपेयर टू जब आप एक मुश्त लेते हो। तो यहाँ पे हायर का वर्ड इस्तेमाल करा गया है, तो वही उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। In a hire purchase agreement, who owns the item until all payments are made? तो हायर परचेज एग्रीमेंट हुआ है जिसमें कि बताना है कि कौन सी पेमेंट मेड हुई है। ठीक, द फाइनेंसिंग कंपनी। फाइनेंसिंग कंपनी के साथ ही तो आप अपना हायर परचेजिंग एग्रीमेंट बनाओगे, उसमें सेलर और ये सब इन सब का तो नाम होगा। ठीक, डाउन पेमेंट किसको बोलते हैं? डाउन पेमेंट का सिंपल सा मीनिंग ये है, अभी मैंने रिसेंटली एक लैपटॉप परचेज करा था, उसका मैंने डाउन पेमेंट करा था। डाउन पेमेंट इन द सेंस कि मैंने, मान लो उसका कीमत था 40,000 रुपये और मैंने उसका 10,000 रुपये डाउन पेमेंट कर दिया था, बाकी सारी चीज़ें इंस्टॉलमेंट में चला दी थी। इसका ऑप्शन हो जाएगा डाउन पेमेंट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड इन अ हायर परचेज एग्रीमेंट, नो। Never required, payment are spread towards the term, no. Optional but you can reduce monthly installment, yes। ये आंसर राइट हो जाएगा। लास्ट भी पढ़ लेते हैं। Used to determine the financial ownership price, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। बिकॉज अगर आप इसे ध्यान से पढ़ो तो कहीं ना कहीं ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं जो कि हायर परचेज से रिलेटेड है, और डाउन पेमेंट उससे एकदम अपोजिट होता है। What is most likely consequences of missing higher purchase payment? पढ़ लो क्या क्या लिखा है। लिखा है the interest rate on remaining balance increase। ठीक है, इन्होंने बोला है कि इंटरेस्ट रेट रिमेनिंग बैलेंस पे लगता है, जो आप एक मुश्त देते हो उसके ऊपर नहीं लगता है, बिकॉज वो एक प्रिंसिपल अमाउंट होता है जो आप देते हो, राइट। ठीक, लेट फीस इज एप्लीकेबल मिस्ड पेमेंट। हाँ बिल्कुल, अगर आपकी लेट फीस मिस हो गई है तो वहाँ पे आपका जो है पेनाल्टी भी पड़ने लगता है। ओवरऑल 30 डेज के बाद तो लगने ही लगता है। द आइटम इज रिपोजेस्ड ऑफ द सेलर। अगर आपने पैसा नहीं दिया तो वो आपसे रिपोजेस कर लेगा, तो क्या वो हमको वो जो जितना पैसा दिया था वो वापस करेगा? नहीं, वो पैसा भी जब्त कर लेगा। इस वजह से ये कॉन्सेप्ट इतना अच्छा नहीं माना जाता और आजकल इतना चलन में भी नहीं, लेकिन ड्यू टू कोर्स पढ़ना पड़ेगा। आप भी पढ़िए, हम भी पढ़ेंगे। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मेरी क्लास आपको पसंद आ रही है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चंस अच्छे पढ़ाए जा रहे हैं, क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, या मेथडोलॉजी अच्छी लग रही है, तो सिंपल अपने दोस्तों को शेयर करो ना। ये वीडियोस अगर दोस्तों तक जाएगी तो आप अपने दोस्तों के साथ में पढ़ाई करना एमकॉम में,
ओके, अर्ली रीपेमेंट ऑफ अ हायर परचेज एग्रीमेंट, पहले पेमेंट कर दिया आपने परचेज एग्रीमेंट में, ठीक है, मे कम विद अ पेनाल्टी फीस, is always encouraged to save interest, can only be done in the certain number of payments, does not affect the total amount, ठीक है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। बट इसमें मुझे थोड़ा सा इसके ऑप्शन पे अभी भी डाउट है, इसको मैं यही कहूँगी होल्ड करके रखो, ठीक है, मुझे क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ दिख रही है। आपको अकाउंटिंग की सब वोकैबलरी आनी चाहिए। अगर आपको अकाउंटिंग की वोकैबलरी नहीं आती है ना तो फिर बहुत दिक्कत करेगा। अगर मैं कुछ आपको बताती हूँ तो आप नोट करते रहा करो, ठीक है। इनकेस अगर ऐसा हो जाए कि आपने कुछ नोट नहीं कर रखा है तो फिर दिक्कत कर जाएगा। फिर रॉयल्टी बहुत ज़्यादा नहीं आता है, बट हाँ रॉयल्टी कुछ एक क्वेश्चंस आए हैं, वो हम उसको नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इसको यहीं पे रोक करके रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और MCQs करेंगे रिलेटेड विथ योर कोर्स, कि वो MCOM से रिलेटेड कुछ बहुत अच्छे MCQs होंगे, ठीक है, और अलग मेथडोलॉजी के साथ में आएंगे। अभी आपको वीडियोस में कुछ हद तक इम्प्रूवमेंट दिख रहे होंगे, बिकॉज यस सिंपल सी चीज़ है, स्मॉल स्क्रीन से बिग स्क्रीन में आने पे कुछ इम्प्रूवमेंट तो दिखा होगा आपको। तो सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपको एक बेटर लर्निंग आउटकम मिल रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। वीडियो में पहली बार आए हो तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, और अगर आप यहाँ के एग्जिस्टिंग व्यूअर हैं तो मैं ये बोलूँगी कि जितने भी क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं भी समझ में आ रहे हैं, आपको डाउट्स पूछने कमेंट सेक्शन में आप डाउट पूछेंगे। और अगर आपको ये कुछ भी ऐसा लगता है कि कोई चैप्टर मैम ने नहीं पढ़ाया है या फिर कुछ ऐसा आपको क्लास मेरी पसंद नहीं आ रही है या फिर कोई और मेथडोलॉजी चाहिए, यू कैन से इन अ कमेंट सेक्शन, राइट। तो ये सारी चीज़ें हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।